अब हम बात करने वाले हैं प्रबंध के क्षेत्र के बारे में। प्रबंध का क्षेत्र कहाँ तक होता है, प्रबंध के कितने क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में कौन कौन से शाखाएं होती हैं, उनमें क्या कार्य होते हैं, इन सब के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, प्रबंध के क्षेत्र, प्रबंध का क्षेत्र व्यापक है। प्रबंध का जो क्षेत्र है कि प्रबंध कहाँ तक आवश्यक है, प्रबंध कहाँ तक फैला हुआ है, तो उसकी हम बात करें तो प्रबंध का क्षेत्र व्यापक है। व्यापक का मतलब हुआ कि हर जगह है। एक संस्था में, एक उपक्रम में छोटे से छोटा कार्य होता है, वहाँ पर भी प्रबंध की आवश्यकता होती है, और बड़े से बड़े कार्य में तो प्रबंध की आवश्यकता रहती ही है। जहाँ मानव समूह के रूप में कार्य करता है, वहाँ प्रबंध किसी न किसी रूप में विद्यमान है। जहाँ पर भी मानव, मनुष्य यानी कि कर्मचारी जो है वो संगठन के रूप में काम करते हैं, वहाँ प्रबंध जो है किसी न किसी रूप में रहता ही है। चाहे कार्य के क्षेत्र में देखें, चाहे व्यवस्था के रूप में देखें, चाहे किसी के रूप में देखें, तो वहाँ पर हमें प्रबंध व्यवस्था देखने को मिलती है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर भी समूह होगा वहाँ पर भी एक अकेला व्यक्ति भी जहाँ पर भी काम करेगा वहाँ पर भी हमें प्रबंध व्यवस्था देखने को मिलेगी। आगे देखिए, प्रबंध के क्षेत्रों को दो तरह से परिभाषित किया जा सकता है। पहला क्षेत्र कौन सा है? किसी एक उपक्रम में निष्पादित की जाने वाली क्रियाओं का क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र। और दूसरा है विभिन्न प्रकार के संगठनों में निष्पादित किया जाने वाला क्षेत्र, प्रबंध जो है उसे कहते हैं प्रबंध का गैर व्यावसायिक क्षेत्र। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दो प्रकार के क्षेत्रों के बारे में। एक तो है क्रियात्मक क्षेत्र और एक है गैर व्यावसायिक, प्रबंध का गैर व्यावसायिक क्षेत्र। और इसके साथ ही एक तीसरा नया जो प्रबंध का क्षेत्र है, जो है प्रबंध का नवीन क्षेत्र, उसे वर्तमान में ही शामिल किया गया है। तो मुख्य रूप से तो दो ही भाग हैं, प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र और प्रबंध का गैर व्यावसायिक क्षेत्र। तो पहले हम इन दोनों के ऊपर बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रबंध के तीसरे क्षेत्र के बारे में, प्रबंध का नवीन क्षेत्र। सबसे पहला है प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, क्रियात्मक क्षेत्र का मतलब होता है कि एक उपक्रम में जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों में अलग अलग प्रबंध व्यवस्था लागू करना, उसे क्या कहते हैं? प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र। वर्तमान प्रतिस्पर्धा बाजार में प्रत्येक पक्ष की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। अब देखिए, हम प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र से पहले बात करते हैं प्रबंध एक व्यापार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबके जो अपेक्षाएं हैं, क्यों जुड़े हैं, क्या चाहते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि एक आज का जो व्यवसाय का समय है वो प्रतिस्पर्धा हो चुकी, कंपटीशन हो चुका है हर व्यवसाय में, क्योंकि हर व्यवसाय ये चाहता है कि वो एक दूसरे से अधिक लाभ कमाए, और उसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, प्रबंधकों की आवश्यकता होती है, विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। और वे विशेषज्ञ भी उस उपक्रम में अगर शामिल होते हैं तो उनकी भी कई अपेक्षाएं होती हैं, बिना अपेक्षाओं के वे भी उपक्रम में शामिल नहीं होते हैं। तो वही बात है कि वर्तमान का जो बाजार है वो प्रतिस्पर्धा बाजार है, और हर बाजार का जो पक्ष होता है उसकी कई अपेक्षाएं भी हैं जो वर्तमान में धीरे धीरे बढ़ रही है, जिन्हें पूरा करने के लिए कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, विशिष्ट ज्ञान की सहायता से ही संपन्न करना होता है। अब उस संगठन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना है, क्योंकि हम उसे पूरा नहीं करेंगे तो वे भी हमारे लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। तो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना है, चाहे संगठन छोटा है चाहे बड़ा है, जो भी उसमें मानवीय संसाधन जुड़े हुए हैं उनकी अपेक्षाएं हैं। चाहे संसाधन व्यवसाय छोटा होगा तो आवश्यक अपेक्षाएं कम होगी, व्यवसाय बड़ा है तो अपेक्षाएं अधिक होगी, लेकिन इन अपेक्षाओं को जो पूरा करना है वो कैसे करना है? किसी विशिष्ट ज्ञान के आधार पर, क्योंकि हम हर व्यक्ति की हर अपेक्षा को पूरा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति द्वारा ही ये कार्य संपन्न किया जा सकता है। उपक्रम में विशिष्टीकरण का समावेश करने के लिए प्रबंध विशेषज्ञों और प्रबंध की कुशलता का प्रयोग प्रयुक्त संसाधनों एवं निष्कासित की जाने वाली प्रत्येक क्रिया में किया जाने लगा है। क्या कहा गया है कि उपक्रम में विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन लाने के लिए क्या किया जाता है? प्रबंध विशेषज्ञ और
प्रबंधकीय कुशलता का प्रयोग किया जाने लगा है। एक हमारा जो उपक्रम है उसको स्पेशल बनाने के लिए, स्पेशल का मतलब हुआ कि हर पक्षकार की अपेक्षाओं को पूरा करना, उसके बाद में संगठन की जो स्वामी है उसको भी, उनकी भी अपेक्षाओं को पूरा करना, और इन सारी अपेक्षाओं को पूरा करते हुए प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना। ठीक है, तो इन सभी को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है? उसके लिए प्रबंध विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ रही है, उसके लिए प्रबंधकीय कुशलता की आवश्यकता पड़ रही है, और इनके द्वारा ही हम प्रत्येक क्रिया को आसानी से कर सकते हैं। अतः उपक्रम की प्रत्येक क्रिया, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कितनी क्रियाएं होती हैं, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र। अतः उपक्रम की प्रत्येक क्रिया पेशेवर प्रबंधकों द्वारा की जाने लगी है। अब देखिए, प्रबंध में विशिष्टीकरण लाना है, स्पेशलाइजेशन लाना है, सभी पक्षकारों की अपेक्षाओं को पूरा करना है, प्रतिस्पर्धा का सामना करना है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि प्रबंध में, व्यवसाय में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अगर वो बेहतर तरीके से होती है तो हर पक्षकार की अपेक्षा पूरी होगी, प्रबंध में अच्छी, व्यापार में अच्छी प्रबंध व्यवस्था होगी, प्रतिस्पर्धा का बेहतर तरीके से हम सामना कर पाएंगे और एक अच्छा लाभ कमा पाएंगे। तो ये तभी संभव है जब एक अच्छे उपक्रम में एक अच्छी प्रबंध व्यवस्था हो। मैं यहाँ पर बार बार अच्छी प्रबंध व्यवस्था का जो शब्द है वो प्रयोग कर रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि हर वस्तु, हर सेवा, हर कार्य समय पर पूरा हो, उसे कहते हैं अच्छी प्रबंध व्यवस्था। चाहे उत्पादन हो, चाहे विक्रय हो, चाहे वितरण हो, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे कार्यालय के कार्य हो, कैसे भी कार्य हो, व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक हो, यदि कोई भी कार्य समय पर पूरा होता है तो हमें उसका लाभ जरूर मिलता है। तो वही चीज है प्रबंध व्यवस्था, और इसे बेहतर तरीके से करने के लिए क्या किया गया है कि एक उपक्रम की हर क्रिया को किसके द्वारा करवाया जा रहा है? पेशेवर प्रबंधक के द्वारा। मतलब कि छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए भी एक अच्छा प्रबंधक नियुक्त किया जाता है जो उस कार्य में विशेषज्ञ होता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमें उस कार्य में अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। अब कौन से कार्य है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हर क्षेत्र में क्या किया गया है? पेशेवर प्रबंधकों को नियुक्त किया गया है, इसलिए प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र, इसे क्या कहा गया है? इसलिए इसे प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक क्षेत्र। तो क्रियात्मक क्षेत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसा कि हमने पहले बात की थी यहाँ पर कि मुख्य रूप से तो वो कितने भागों में है? 2, लेकिन क्रियात्मक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। सबसे पहला, व्यावसायिक प्रबंध की क्रियात्मक क्षेत्र। हम बात करेंगे व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। अगर कोई व्यावसायिक उपक्रम है और वहाँ पर हमें कौन कौन से कार्य करने होते हैं, उसके लिए कौन कौन से पेशेवर प्रबंधकों की आवश्यकता होती है, उससे हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है, कौन कौन सी वहाँ प्रक्रियाएं होती है, पेशेवर प्रबंध के माध्यम से वे क्रियाएं कितनी बेहतर तरीके से हो सकती है, उन सबके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, एक व्यावसायिक उपक्रम है जहाँ पर व्यवसाय संबंधी क्रिया होती है, तो वहाँ पर सबसे पहला जो कार्य है वो कौन सा है? उत्पादन प्रबंध। मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, ऐसा कोई व्यवसाय है जहाँ पर क्या हो रहा हो? प्रोडक्शन हो रहा हो, उत्पादन होता हो, तो उसके लिए भी एक हमें विशिष्ट पेशेवर प्रबंधक की आवश्यकता होगी जो समय पर उत्पादन का कार्य करवा सके। अन्यथा उत्पादन समय पर नहीं होगा तो हम विक्रय नहीं कर पाएंगे, विक्रय नहीं होगा तो लाभ नहीं कमा पाएंगे, और लाभ नहीं होगा तो किसी भी पक्षकार की अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उत्पादन प्रबंधक जो है, उत्पादन का प्रबंध जो है वो उत्पादन प्रबंधक करता है। इस कार्य के लिए भी एक विशिष्ट प्रबंधक को नियुक्त किया जाता है जो इस कार्य में विशेषज्ञ होता है। अब उसका काम क्या होता है? ये जो शाखा है, इस डिपार्टमेंट का काम है उत्पादन का नियोजन करना और किस्म का नियंत्रण करना। यानी कि इस शाखा में जो प्रबंधक होता है उसका मुख्य रूप से एक तो काम होता है उत्पादन का नियोजन, कि क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसके द्वारा करना है, इसे कहते हैं नियोजन। किसका? उत्पादन का। और साथ ही
इन सारी चीज़ों को करते हुए ये भी ध्यान रखना कि कहीं हमारा उत्पादन जो है, उसकी किस्म जो है, उसकी क्वालिटी जो है वो खराब ना हो जाए, इसको भी ध्यान में रखना। तो इन चीज़ों को करते हुए, किस्म को भी ध्यान में रखते हुए उत्पादन करना, ये काम किसके द्वारा किया जाता है? उत्पादन प्रबंधक के द्वारा। और अगर वो इस कार्य में विशेषज्ञ है तो हमें इसका पूरा लाभ मिल सकता है। समय पर उत्पादन होगा, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन होगा, कम लागत का उत्पादन होगा, अधिक लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामग्री का प्रबंध, मटेरियल। क्योंकि उत्पादन होता है वो किससे होता है? सामग्री से। ऐसा नहीं कि हमने एक ही व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, वही माल लाता है, वही उत्पादन करता है, वो सारे कार्य वही करता है, तो ऐसी स्थिति में वो कोई भी कार्य, किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है कि हर डिपार्टमेंट का एक अलग ही प्रबंधक नियुक्त किया जाता है। अब जो सामग्री प्रबंधक है उसका काम क्या होगा कि इस शाखा में सामग्री का क्रय करना, उसका भंडारण करना, ढुलाई, स्टॉक नियंत्रण, ये कार्य किए जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, सामग्री का क्रय करने का मतलब तो मालूम ही है, माल को खरीदना। अब सामग्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ऐसा वैसा है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ सामग्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है कच्चा माल, एक होता है अर्धनिर्मित माल, एक होता है निर्मित माल। तो हमें आवश्यकता के अनुसार इन तीनों मालों को भी खरीदना पड़ सकता है, जिसमें से निर्मित माल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा व्यवसाय खुद उत्पादन कार्य निर्माणिक संस्था है जो उत्पादन स्वयं करता है, इसलिए निर्मित वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल की आवश्यकता रहती है। दूसरा, भंडारण करना, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो माल हम लेके आ रहे हैं उसकी मांग जो है अधिक होती है, तो हमें अपने आवश्यकता के अनुसार उस वस्तु की पूर्ति करनी है, तो उसके लिए हमें भंडारण यानी कि गोदाम में भी माल रखना पड़ेगा। कितना माल रखना है, कैसे रखना है, उसको भी ध्यान में रखना। माल की ढुलाई करना, लाना, उतारना, रखना। स्टॉक नियंत्रण सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉक नियंत्रण क्या होता है? स्टॉक नियंत्रण का मतलब है कि ये काम जो है एक विशिष्ट व्यक्ति ही कर सकता है। स्टॉक नियंत्रण का मतलब है कि हम भंडारण तो करेंगे, क्या करना है यहाँ पर? भंडारण, यानी कि हम गोदाम में माल को इकट्ठा करेंगे, लेकिन कौन सा माल कितना भंडारण किया जाए, कब किया जाए, कौन सा माल बेचा जाए, कैसे बेचा जाए, उन सब को क्या बोलते हैं? स्टॉक नियंत्रण। मतलब अधिक से अधिक माल, उस माल को खरीदना जो ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है, अधिक से अधिक उस माल को खरीदना जो सस्ता होता है, कम से कम उस माल को खरीदना जो कम बिकता है, कम से कम उस माल को खरीदना जिसकी लागत ज़्यादा होती है, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा उस माल को बेचना जो जल्दी खराब हो जाता है, कम से कम उस माल को बेचना जिसकी मांग कम होती है, खराब होने की संभावना कम होती है, जिसकी वैल्यू आगे बढ़ने की संभावना होती है। और अगले माल के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आदेश पहले से दे देना ताकि उत्पादन कार्य न रुके। इसी कार्य को क्या बोलते हैं? स्टॉक नियंत्रण। तो ये सारा काम भी कौन कर सकता है? एक अच्छा प्रबंधक ही कर सकता है। अब आप सोचो कि अगर ये दोनों कार्य एक ही प्रबंधक को दे दिए जाए तो क्या वो एक अकेला व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है? नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है विपणन प्रबंधक। विपणन प्रबंधक का कार्य जो होता है उसका मतलब है मार्केटिंग मैनेजर। अब उत्पादन करने का काम तो एक अलग व्यक्ति का हो गया, लेकिन सेल करने का काम जो है वो एक अलग प्रबंधक का होगा। उसका काम संस्था में उपक्रम के अंदर रहता ही नहीं है, उसका काम बाहर का रहता है। माल को बेचना, आदेश लेके आना और उसके अनुसार उत्पादन करवाना, क्योंकि इसके बिना हम उत्पादन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये शाखा निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है। विक्रय संवर्धन यानी कि विक्रय को बढ़ाने का कार्य करती है। बढ़ाने का मतलब है कुछ नए नए प्रोत्साहन देना, डिस्काउंट देना, फ्री सैंपल देना, इस तरीके से उसको बढ़ाया भी जाता है। बाजार का रिसर्च करना कि मार्केट में कौन सी वस्तु की मांग बढ़ रही है, कौन से वस्तु की मांग कम हो रही है, उसका पता लगाना। विक्रय शाखाओं की स्थापना करना, अलग अलग हमारी ब्रांचें बनाना जहां पर माल बेचा जा सके, जहां पर ग्राहक अधिक होते हैं वहां पर एक नई ब्रांच खोलना। वितरण श्रृंखलाओं का चयन करना, कौन सी जो है माध्यम से हम माल को सप्लाई कर सकते हैं, ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं, अपने शाखाओं तक पहुंचा सकते हैं, तो अच्छी श्रृंखला का चयन करना। ये सारे कार्य जो है वो किसके होते हैं? ये सारे कार्य होते हैं विपणन प्रबंधक के।
अब आप देखिए, क्या ये तीनों कार्य कोई एक अकेला प्रबंधक कर सकता है? नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, तीसरा हो गया, चौथा वित्त प्रबंधक। नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि इसका काम क्या होगा? पैसों की व्यवस्था करना। अब देखिए कि ये शाखा पूंजी का निर्धारण करती है कि हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, आगे कितनी है, अभी कितनी है हमारे पास पूंजी, नेक्स्ट हमें और कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। वित्त के स्रोतों की जानकारी करना कि पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है तो उसकी पूर्ति करना, और उनका सर्वोत्तम उपयोग। सबसे बेहतर काम है वो कौन सा है? पैसों की व्यवस्था करने के बाद में इन पैसों का बेहतर तरीके से उपयोग करना, सर्वोत्तम उपयोग करना। अदरवाइज जो हम पैसा ब्याज पे लेके आए हैं उसका ब्याज तो हमें उठाना ही पड़ेगा, लेकिन जो पैसा जहाँ लगाया है उसका फायदा भी नहीं मिल पाएगा। इन सभी काम को करने का जो विभाग है या जो शाखा है वो कौन सी है? वित्त प्रबंध करने का कार्य है। किसका काम है ये? वित्त प्रबंधक का। नेक्स्ट आता है सेवी वर्गीय प्रबंधक। सेवी वर्गीय या सेवा वर्गीय हम कह सकते हैं। सेवा वर्गीय प्रबंधक जो होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कर्मचारियों की भर्ती करना। मतलब कि हमारे जो विभाग हैं, हमारी जो शाखाएं हैं, हमारा जो उपक्रम है, वहाँ पर कर्मचारी ऐसा नहीं है कि एक बार आ जाते हैं फिर छोड़ के जाएंगे ही नहीं, छोड़ के भी जा सकते हैं। तो उन कर्मचारियों का पता लगाना कि नए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, उनकी भर्ती करना। उसके बाद में उन भर्ती हुए व्यक्ति, भर्ती का मतलब है उनको आमंत्रित करना, ठीक है। भर्ती और चयन में फर्क होता है। भर्ती का मतलब है कि जो पद खाली हैं उन खाली पदों को भरने के लिए योग्य व्यक्तियों को निमंत्रण देना, उससे कहा जाता है भर्ती करना। उसके बाद में उस योग्य व्यक्तियों में से भी जितने पद हमें, अब क्योंकि हम निमंत्रण देंगे, 50 पद खाली हैं तो 1000 लोग आएंगे, 1000 में से हमें 50 व्यक्तियों का चयन करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में उनको प्रशिक्षण भी देना, कार्य सिखाना, प्रशिक्षण के बाद में कार्य का मूल्यांकन करना, योग्यता का अंकन करना, श्रम कल्याण कार्य भी करना, उनके लिए कर्मचारियों से संबंधित जो उनकी सुविधाओं का कार्य होता है उसको भी संपन्न करना। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के कार्य भी करना। ये सारे काम किसके होते हैं? सेवा वर्गीय प्रबंधक के, जो कर्मचारियों के संबंध में ही कार्य करता है, कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, उनको स्थानांतरण करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनको पद से निकाल भी सकता है। तो इस तरीके के जो कार्य होते हैं वो किसके होते हैं? सेवा वर्गीय प्रबंधक के। और अगला आता है कार्यालय प्रबंध। कार्यालय प्रबंध का मतलब देखिए कि वे प्रबंधक जो कार्यालय के संबंध में काम करते हैं। जैसे इस शाखा का कार्य क्या होता है? पत्र व्यवहार करना। कार्यालय के संबंध में जो हम पत्र भेजते हैं, जो लिखित सूचना दी जाती है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में, या फिर एक हमारी संस्था या हमारे उपक्रम से किसी अन्य उपक्रम में भेजी जाती है, तो वो कार्य सूचना प्राप्ति करना, प्रेषण करना, संस्था के भीतर श्रृंखला बनाना। क्या करना? सूचना को प्राप्त करना, सूचना को प्रेषण यानी कि भेजना, और साथ ही संस्था के भीतर एक श्रृंखला बनाना। श्रृंखला का मतलब हुआ कि व्यक्तियों की एक ऐसी श्रृंखला की उच्च अधिकारी कौन होगा, कौन आगे सूचना भेजेगा, उससे आगे वो किसको सूचना देगा, किसका उत्तरदायित्व होगा, किसका अधिकार होगा, ऐसी एक श्रृंखला बनाना। साथ ही उस श्रृंखला को बनाए रखना। ये सारे कार्य जो होते हैं वो किसके होते हैं? कार्यालय प्रबंधक के कार्य होते हैं। इसके अलावा और भी हमारे अलग अलग शाखाएं हैं और भी अलग अलग कार्य हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे बाकी जो क्रियात्मक क्षेत्र है, बाकी जो शाखाएं हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और उसके अलावा गैर व्यवसायिक प्रबंध की जो क्रियाएं हैं, उनके क्षेत्र हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और नवीन जो क्षेत्र हैं उनके बारे में भी हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। धन्यवाद।